देखो आज अपन इसी भाषा संबंधित टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कि अपनी जो भाषाएं हैं वो कहाँ से, किस प्रकार से, किन किन वर्गों से बनकर आए हैं। तो सबसे पहले देखो अपने विश्व में कितनी भाषाएं थी, यहाँ ठीक है दिख रहा है विश्व की भाषाएं। ये एक चार्ट बनाएंगे अपन पहले, आप चाहो तो ऐसा कैसा एक चार्ट बना सकते हो। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं मानी जाती हैं। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं मानी जाती है? 3000 भाषाएं मानी जाती है और 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया। कितने भाषा परिवारों में? 13 भाषा परिवारों में बांटा गया। 13 भाषा परिवार। अब इन 13 भाषा परिवारों में अपना जो भाषा परिवार आता है वो आता है भारोपीय भाषा, भारोपीय भाषा परिवार। यानी कि ये इन 13 जो भाषा परिवार है इनमें सबसे बड़ा भाषा परिवार है ये, सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? अपने भारोपीय भाषा परिवार। अब इस भारोपीय भाषा परिवार के 2 वर्ग हैं, 2 वर्ग है इसके। एक तो है इसका शतम और दूसरा है केतुम। भारोपीय भाषा परिवार के 2 वर्ग हैं, शतम वर्ग और केतुम वर्ग। केतुम वर्ग से अपने को कोई लेना देना नहीं, वो दूसरी भाषाएं हैं। अपना वर्ग है जो यहां से स्टार्ट होता है शतम वर्ग से। अब शतम वर्ग जो है उसमें अपने और भी शाखाएं आती है, जिसमें अपने एक शाखा से काम है भारत ईरानी शाखा, भारत ईरानी शाखा। इसमें अपने को कौन सी शाखा याद करनी है? भारत ईरानी शाखा। अब भारत ईरानी शाखा से फिर 3 चीजों का विकास हुआ या 3 वर्ग बने, उनका नाम है अपने यहां देखो आप, एक तो है भारत, दूसरा है दरद और तीसरा है ईरानी। अपने को इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, दरद और ईरानी से। अपने काम की चीज है भारत, यहां लिख देता हूं क्योंकि अभी इसमें और भी लिखना है भारत। अब भारत में जो अपनी भाषाएं आती हैं इसमें सबसे पहले अपन लेंगे, यहाँ ये लिख लो भारतीय कर लेते हैं ना, भारतीय। अब इससे अपने भारतीय भाषाओं का विकास हुआ, यहां से अपने भारतीय भाषाओं का विकास स्टार्ट होता है और इसमें आता है सबसे पहले अपन यहां लिख सकते हैं, जगह पता नहीं कितने के इसमें, ठीक है करते हैं कोशिश। अब यहां से शुरू होता है भारतीय भाषाओं का इतिहास। ये टॉपिक पढ़ेंगे आज अपन। टॉपिक तो ये पढ़ेंगे आप, भारतीय भाषाओं का इतिहास। लेकिन ये आपको बताना जरूरी था कि ये टॉपिक कहां से लिंक है इसका। अब भारतीय भाषाओं का इतिहास, भारतीय भाषाओं का विकास 3 भागों में आता है। ये यहां से इसके 3 पार्ट करते हैं अपन। देखिए 3 पार्ट। पहला पार्ट यहां दिख रहा है, इसमें ABCD कर देते अपन। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, प्राचीन भारतीय आर्य या प्राचीन भारतीय भाषाएं भी कह सकते हो, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। दूसरा आता है मध्यकालीन भारतीय भाषाएं या आर्य भाषाएं भी कह सकते हो, या प्राचीन भारतीय भाषाएं। दूसरा है अपने मध्यकालीन, दरद, मध्यकालीन भारतीय भाषाएं। ये दूसरा वर्ग है जिसमें मध्यकालीन भारतीय भाषाएं आती हैं। और तीसरा है C, आधुनिक भारतीय भाषाएं। इनको सबको अपन अलग अलग पढ़ेंगे, जो यहां से स्टार्ट हुआ है अपने टॉपिक। अब ये प्राचीन भारतीय भाषाएं कौन कौन सी है? प्राचीन भारतीय भाषाओं को 2 पार्टों में बांटा है। एक तो है वैदिक संस्कृत, एक तो है वैदिक संस्कृत और इसका दूसरा पार्ट है अपने लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। ये प्राचीन भारतीय भाषाएं थी, ठीक है।
आ जाइए आप मध्यकालीन भारतीय भाषाएं, इनको 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला है इसमें पाली, दूसरा है इसमें प्राकृत, और तीसरा पार्ट है इसमें अपभ्रंश। अपभ्रंश। अब अगर आधुनिक में बात की जाए कि जितने भी आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उन सभी का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से ही हुआ है। समस्त आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। तो इसको आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए, फिर लिखना। विश्व से शुरुआत की हमने कि विश्व की भाषाएं, भाषा टॉपिक चल रहा है अपने, तो विश्व में लगभग कितनी भाषाएं मानी जाती है? 3000 भाषाएं। और 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा जाता है। उसमें मुख्य भाषा परिवार या सबसे बड़ा भाषा परिवार है अपना भारोपीय भाषा परिवार। और इसको 2 वर्गों में बांटा जाता है, शतम वर्ग और केतुम वर्ग। शतम वर्ग और केतुम वर्ग। और हमारी भाषाएं अधिक इसमें शतम वर्ग में। फिर इसमें आता है भारत ईरानी भाषा। अब भारत ईरानी शाखा कर ले यहां, भारत ईरानी शाखा। इस भारत ईरानी शाखा को 3 पार्टों में बांटते हैं, भारतीय, दर्द और ईरानी। तो दर्द ईरानी अपने नहीं है, अपने कौन सी आ जाएगी? भारतीय। फिर भारतीय भाषा में भी अपने को कौन सी यहां से स्टार्ट करनी है? अपने को भारतीय भाषाओं का इतिहास। भाषाएं तो और कई सारी 3000 तो बहुत होती हैं, अपने को तो अपने भारत की से काम है ना। तो यहाँ देखो भारतीय भाषाएं, तो भारतीय भाषाओं का इतिहास यहाँ से शुरू होगा। अपना ये दूसरा टॉपिक होगा जो हम पढ़ने जाएंगे आज से, है ना। तो ये यहाँ से देखिए आप, इसको 3 पार्टों में बांटा। भारतीय भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारतीय भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय भाषाएं और आधुनिक भारतीय भाषाएं। प्राचीन भारतीय भाषाओं को भी 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय भाषाएं, इन सबका विकास किससे हुआ? इसी से हुआ है आगे जाकर, यानी कि बाद में 1000 ईस्वी के बाद से सारी भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं अपन। तो यहां से एक अब इनका समय भी लिखेंगे अपन, तो ये आप ऐसा कैसा बना लें, ये अपना टॉपिक है, ये ऊपर की चीज आपके समझने के लिए है। तो अब अपने ये टॉपिक शुरू होता है, यहां लिख रहा है देखो नंबर 2, है ना, भारतीय। यहां से लिखते हैं थोड़ा, भारतीय आर्य भाषाओं का, भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव और विकास। भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव और विकास। ठीक है, ये अपने टॉपिक है। अब इसमें अपने इसको 3 पार्टों में बांटा गया है, वही 3 पार्ट आएंगे वापस, लेकिन यहां हम एक का ही जिक्र करेंगे। फिर इसके 3 पार्ट करते हैं अपन। ए प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। अब इनका समय भी लिखेंगे भाई, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। बी पार्ट आता है इसका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। और इसका तीसरा पार्ट है सी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ये देखिए, ये अपन टॉपिक चल रहा है, उसको 3 पार्ट है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। अब इनका समय देखिए आप। प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनकी स्टार्टिंग मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व, ध्यान रखना ईसा पूर्व है, से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ये इसका समय है। अब जब यहाँ इसका समय खत्म हो गया तो यहाँ से इसका शुरू होगा ना, तो इसका शुरू होता है देखिए 500
ईसा पूर्व से, अब इसका भी 1000 चला तो लगभग कहां तक आ जाएगा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1500 साल हो गया लगभग, है ना, उल्टा चलता ही है ना। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं उनका विकास हुआ 1000 ईस्वी से अद्यतन, अभी तक। अद्यतन का मतलब लगातार, अभी तक चल रहा है। अब यहाँ सारी आधुनिक भाषाएं आ गई ना, तो 1000 ईस्वी से अभी तक ये पुरानी का इतिहास चल रहा है। अब ये जो पार्ट है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें अपन ये वाला पार्ट शुरू करेंगे सबसे पहले। तो ये ऐसा कैसा बना लिया होगा आपने, तो बना लो इसको, फिर अपन एक पार्ट शुरू कर दें इसका। अब ये देखिए आप कि ये जो 3 पार्ट है इनको अलग अलग पढ़ना है अपने। सबसे पहले ये लिखिए आप, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ए नंबर डाल लेना, इसका समय लिख लिया आपने। अब इसके भी 2 पार्ट होते हैं, देखिए इसके 2 पार्ट पढ़ते हैं अब हम यहाँ। इसके 2 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 2। पहला पार्ट है इसका वैदिक संस्कृत, पहले चाहो तो समझ लो, इसका पहला पार्ट है वैदिक संस्कृत, और इसी का दूसरा पार्ट है लौकिक संस्कृत। अब ये वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत क्या है, यानी कि ये तो वेदों वगैरह के समय, वेदों में या ब्राह्मणों में आरण्यकों की भाषा है जो उनके द्वारा प्रयुक्त की जाती थी। और ये लौकिक यानी कि लोक में, उस समय जो लोक में समाज में प्रचलित होती थी, यानी कि कवियों की, जैसे कालिदास, भवभूति, माघ वगैरह कवियों, उनकी साहित्यिक भाषा है लौकिक संस्कृत। अब इसका समय क्या है, तो समय क्या होगा कि ये तो समय इसका 2 पार्ट हो जाएगा। जैसे एक तो यहां से स्टार्ट होगा ना भाई, इसका तो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, कितने ईसा पूर्व तक, 800 ईसा पूर्व तक, ये तो इसका समय है। अब इसका समय यहाँ इसका खत्म हुआ, वहां से इसका शुरू होगा, यानी कि इसका शुरू होगा 800 ईसा पूर्व से, तो लास्ट आ जाएगा ना 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक, ये इसका समय है। अब दोनों में क्या खासियत है कि इसके उपनाम है कुछ, वैदिक संस्कृत के उपनाम क्या है, इसके उपनाम है छांदस, छंदस, छांदस, छंदस, या एक नाम इसका वैदिकी, छांदस, छंदस, वैदिकी आदि इसके क्या है, उपनाम है। फिर आगे बात करें कि ये जो भाषा है संस्कृत भाषा, ये किनकी भाषा थी उस समय, वेदों, वेदों और ब्राह्मणों, वेदों, ब्राह्मणों और आरण्यकों, वेदों, ब्राह्मणों और आरण्यकों की भाषा थी उस समय। ये इसका प्रमुख प्रयोग वेदों में, ब्राह्मणों में और आरण्यकों में किया जाता था। इधर देखिए आप लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत का जो अगर आप उपनाम कहें तो इसे आप वर्तमान में जो संस्कृत है ना, वही लौकिक संस्कृत है। वर्तमान संस्कृत को ही क्या कहा जाता है, लौकिक संस्कृत कहा जाता है। और ये 2-3 कवि हैं उनकी भाषा मानी जाती है, कालिदास, कालिदास, भवभूति, माघ आदि की प्रमुख भाषा या साहित्यिक भाषा कह सकते, आदि की प्रमुख भाषा है इनकी साहित्यिक भाषा है। तो ये अपने कंप्लीट हुआ पहला वाला प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इनको 2 पार्टों में बांटा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक का समय 1500 से 800, लौकिक का 800 से 500। वैदिक के उपनाम है छांदस, छंदस और वैदिकी, और इसको वेदों, ब्राह्मणों और आर्यकों की भाषा कहा जाता है। लौकिक संस्कृत का इसका दूसरा, अभी वर्तमान में जो संस्कृत प्रयुक्त करते हैं वही लौकिक संस्कृत है, और इसे कालिदास, भवभूति, माघ आदि की प्रमुख भाषा माना जाता है। ठीक है, लिख लो इसको। अब अपन इसका बी पार्ट पढ़ेंगे यहां, ठीक है। बी पार्ट देखिए, ऐसे आप बीच में लिखिए पेज के, मध्यकालीन, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय
आर्य भाषा। अब इसका जो है समय लिखेंगे तो इसके पहले ए पार्ट कहाँ खत्म हुआ था 500 ईसा पूर्व से, तो वहां से इसका शुरू है, आपको मैंने पहले दिखाया है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक ये इसका समय है। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब ये इसका उपनाम, तो इसका उपनाम है, यहां लिख सकते हैं अपन इसका उपनाम है प्राकृत काल, यानी इस काल को प्राकृत काल भी कहा जाता है, क्योंकि प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ इस काल में। और इस कालावधि में कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से 3 भाषाओं का प्रचलन था। इस कालावधि में मुख्यतः कितने भाषाओं का प्रचलन था? 3 भाषाओं का प्रचलन था इसमें। देखिए 3 भाषाएं कौन कौन सी थी, यहां तक ठीक है, दिख रहा है इधर देखो। पहली कौन सी थी इसमें? पहली थी पाली। ठीक है, दूसरी भाषा जिसका इस समय प्रचलन था वो थी प्राकृत। तीसरी भाषा जिसका इसमें इस समय प्रचलन था वो थी नंबर 3 अपभ्रंश, जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगी अपने अपभ्रंश। ये 3 भाषाओं का विकास इस समय हुआ, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अब इनका समय लिखते हैं। अब समय में कोई दिक्कत नहीं आएगी, समय जो ये समय है ना इसको 3 पार्टों में बांटना है हमने। तो यहाँ 500 और 1000 में भी 500 1500 हो गए ना, 1500 वर्षों को तीनों में बांट दो। बस थोड़ा सा ये पहले वाले में ध्यान रखना, ईसा पूर्व के बाद में क्या स्टार्ट हो जाएगा? ईसवी सन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पाली है इसका समय आता है अपने, यहां लिख देते हैं 500, चलो इधर ही लिख देते 500 ईसा पूर्व से कहां तक आ जाएगा? 1 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से कहां तक आ गया इसका समय? 1 ईस्वी तक। अब इसका 1 से शुरू होगा ना, तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक हो गया इसका समय। आगे देखो, अब इसका बचा जो इसका आ जाएगा ना, यानी कि 500 से लास्ट कहां तक आना है? 1000 तक। तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, यानी कि ईस्वी कहो या सन कहो, ये लीजिए, ये तीनों का हमने समय लिख लिया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं पाली। पाली भाषा के क्या उपनाम थे? इसके उपनाम थे 2, एक तो था मागधी, उपनाम लिखते हैं यहां मागधी या देश भाषा कहा जाता था इसको। पाली भाषा के उपनाम है मागधी अथवा देश भाषा कहा जाता था इसको। इसमें किस चीज का वर्णन है? इसमें भगवान जो बुद्ध थे ना, आपको पता होगा, भगवान बुद्ध के प्रवचनों, भगवान बुद्ध के प्रवचनों और बौद्ध साहित्य की भाषा है। बौद्ध साहित्य की भाषा। ठीक है, तो पाली भाषा की एक विशेषता है, इसके उपनाम है मागधी देश भाषा। और ये किसकी भाषा थी? बुद्ध के प्रवचन, भगवान बुद्ध जो प्रवचन दिया करते थे वो पाली के ही हैं। और उनके भगवान बुद्ध से संबंधित जो बौद्ध साहित्य लिखा लेखकों ने, वो बौद्ध साहित्य की भाषा भी कौन सी है? पाली भाषा। बस इसके बारे में ये ध्यान रखना है। अब अपन आ जाते हैं प्राकृत भाषा, जिसका समय था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। इसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि यह जो भाषा थी वह जैन साहित्य की प्रमुख भाषा थी। जैन साहित्य की प्रमुख भाषा। ठीक है, ये इसके बारे में यह ध्यान रखना है। ये तो बुद्ध साहित्य की थी पाली तो, और प्राकृत की साहित्य की, जैन साहित्य की प्रमुख भाषा थी। ठीक है, अब आगे चलिए आप। अब अपने आती है मुख्य जो भाषा है अपभ्रंश भाषा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। तो इसमें क्या क्या हुआ देखो। सबसे पहले तो इसे क्या क्या करते हैं, इसके क्या क्या उपनाम है कि इसे ऐसे लिखना आप, इसे अवहंस, अवहट्ट और अवहत्त। इसे अवहंस,
अवहट्ट और अवहत्त आदि नामों से भी जाना जाता है। ऐसे कैसे लिख ले आप कि इसे अवहंस, अवहट्ट, अवहत्त आदि नामों से भी जाना जाता है, आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे देखो इसमें कि ये जो अवहट्ट है क्या है, अवहट्ट। तो यहां लिखेंगे हम कि अवहट्ट का शाब्दिक अर्थ होता है, अवहट्ट का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है अवहट्ट का शाब्दिक, देखिए आप इसका अर्थ होता है, यहां लिख देते हैं नीचे, अवहट्ट का शाब्दिक अर्थ होता है अशुद्ध, अवहट्ट का शाब्दिक अर्थ होता है अशुद्ध, पतित, गिरा हुआ, अशुद्ध, पतित, पतित, गिरा हुआ या भ्रष्ट। अवहट्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अशुद्ध, पतित, गिरा हुआ या भ्रष्ट, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, आदि लिख लेना, भ्रष्ट आदि। अवहट्ट का शाब्दिक अर्थ होता है अशुद्ध, पतित, गिरा हुआ, भ्रष्ट आदि। अब चलते हैं अपन इसके बारे में पढ़ेंगे सारी जानकारियां। ये दोनों का तो मैटर यही क्लोज हो गया। अब जो अपभ्रंश भाषा है उसके आगे एक एक लाइन अपन पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो अगली लाइन आप लिखिए इसमें और साथ में समझ में लेना कि प्राकृत भाषा का गिरा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। प्राकृत भाषा का, लिखो यहां, प्राकृत भाषा का गिरा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। प्राकृत भाषा का गिरा हुआ रूप ही क्या कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता है। फिर आगे देखो आप एक लाइन नीचे लिखेंगे, यहां से शुरू कर देते हैं आप इसको, आधुनिक है ना, यहां लिखना अपभ्रंश को, सॉरी अपभ्रंश को, अपभ्रंश को आधुनिक भारतीय, अपभ्रंश को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी कहा जाता है। अपभ्रंश को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की, आर्य भाषाओं की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। अब इनको आप अलग अलग लिखते जाना, इसी के नीचे नहीं जरूरी है, यहां तक लिख के छोड़ दो इसको। अभी अपन एक एक लाइन इधर, जे पैराग्राफ तो हो गया ये चार, तो उसके इधर नोट्स की टाइप एक एक लाइन लिखते जाओ, बहुत सारी लाइनें आएगी तो इधर इधर मत लिखना है ना, क्योंकि अब अपभ्रंश चल रही है अपने, ये तो होगी, तो इनके बारे में जो भी जानकारी है वो अपन लिखते जाएंगे एक एक करके, पूरे पेज में लिख लो। तो प्राकृत भाषा का गिरा हुआ रूप ही क्या कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता है। और अपभ्रंश को आधुनिक भारतीय भाषाओं की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। अपभ्रंश को आधुनिक भारतीय भाषाओं की कहा जाता है जननी। अब आगे लिखो कि अपभ्रंश शब्द का, अपभ्रंश शब्द का पहला प्रयोग या सबसे पहले प्रयोग, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, प्रयोग सर्वप्रथम, सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि, सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ, अपने ग्रंथ महाभाष्य में किया था, अपने ग्रंथ महाभाष्य में किया था। ठीक है, तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कहां पर और किसने किया था, पतंजलि ने, अब उनका ग्रंथ था महाभाष्य, उसमें किया था। महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ किसमें किया था, महाभाष्य में किया था। अब देखो इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं, यानी कि अपभ्रंश को यहाँ अब जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटा के आगे लिख लेते हैं। यहां तक लिख दिया आपने, तो देखो ऊपर लिखते हैं, अब इसको मिटा देता हूं मैं, आगे नहीं समझ में आपको, ऊपर वाला लिख लो। चलो आप पहले, अब देखिए आप जो अपभ्रंश है उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया, विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। तो सबसे पहले आप लिखो कि आचार्य भाम और दंडी ने, आचार्य भाम और दंडी
आचार्य भामा और दंडी ने अपभ्रंश को आभीरों की भाषा कहा है। अपभ्रंश को आभीरों की भाषा कहा है। फिर बात आती है कि बाणभट्ट, अगली लाइन, बाणभट्ट और हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। बाणभट्ट और हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। फिर नाम आता है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने जो अपने अपभ्रंश है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। फिर आगे चलिए, आप इनके उपनाम क्या क्या है देखिए। आप ऐसे लिखते जाना डायरेक्ट कि अपभ्रंश का पाणिनि, अपभ्रंश का पाणिनि, अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? इसमें ऐसे लिखो, अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को। अपभ्रंश